अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं या हम अपने कोर्सेज में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिलीवर करते हैं तो जो एक क्वेश्चन है हमारे ऑडियंसेस का वो ये है कि जी मुझे कितना टाइम लगेगा पेपर पास करने में। अब ये सवाल अक्सर ऐसा होता है कि मैं दिन में सोचता हूँ यार मैं कैसे बता सकता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। लेट्स सपोज अगर मैं कोई एक बुक पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है मैं वो बुक 2 दिन में या 3 दिन में पढ़ लूँ। वही बुक आप हो सकता है 1 दिन में पढ़ लें या हो सकता है आप 3 महीने में पढ़ें। तो मैं आपकी कैपेबिलिटी कैसे जज करूं कि आप वो काम कितने टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। जाहिर सी बात है चूंकि मैं इस बिजनेस में हूं, मैं मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ लेकर आऊं, उनको इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन पास कराऊं। तो मैंने बड़ा सोच विचार करके काफ़ी सारे लोगों से बात करके एक रोड मैप डेवलप किया। और ये रोड मैप जो है आप इसको मिनिमम 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। जब हम पीएमआई के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल यानी कि पीएमपी एग्जाम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमें पीएमआई ये कहता है कि वो 200 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट लेगा जो कि 4 आवर्स में होगा और उनमें 200 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके कोई मार्क्स नहीं है, यानी जिनको वो प्री टेस्ट क्वेश्चंस कहता है। ये जो आपके पास टोटल 200 क्वेश्चंस हैं इसकी डिवीजन पीएमआई ने 5 प्रोसेस ग्रुप्स में की है। जो 5 प्रोसेस ग्रुप्स है वो है इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड फाइनली दी क्लोजिंग। हम ये करते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एग्जाम के हवाले से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो 175 क्वेश्चन हैं जिनके मार्क्स हैं उसको डिवाइड कर देते हैं इन 5 प्रोसेस ग्रुप में। तो हमारे पास चलता है कि इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप में हमारे पास 23 क्वेश्चन आएंगे, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में हमारे पास 42 क्वेश्चन आएंगे, एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप में हमारे पास 52 क्वेश्चन आएंगे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप में हमारे पास 44 क्वेश्चन आएंगे एंड क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में हमारे पास 14 क्वेश्चन आएंगे। ये तो एक जनरल ओवरव्यू है, लेकिन अगर मैं इसको फर्दर डीप डाउन जाऊं और इसमें देखूंगे बेसिकली किस तरह से इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनिशिएशन की जो 23 क्वेश्चन हैं आउट ऑफ 175 वो कुछ इस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से ऑलमोस्ट 6 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से ऑलमोस्ट 6 सवाल आएंगे तो तकरीबन 12 हो गए। चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास एक सवाल इज मोर देन एनफ और फिर हमारे पास जो पीएमआई ने टोटल 47 प्रोसेसेस बताए हैं उनमें से 2 प्रोसेसेस जो है हमारे पास इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप में, एक है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर और दूसरा बेसिकली हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 में से आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। तो हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास 5 सवाल डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर से आ जाएंगे और 5 सवाल जो है हमारे पास वो आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर से आ जाएंगे। तो इनिशिएशन के जो 23 क्वेश्चंस हैं उसका कुछ इस तरह से डिवीजन हुआ कि 6 सवाल आपके पास चैप्टर नंबर 1 से, 6 सवाल आपके पास चैप्टर नंबर 2 से, एक सवाल जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 3 से है और वो मेनली वो जो जिसमें वो बात करता है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस में क्या फर्क है उसको हम रिव्यू कर लेते हैं। और फिर हमारे पास जो है वो 5 सवाल प्रोसेस नंबर 4.1 जो कि बेसिकली इंटीग्रेशन मैनेजमेंट नॉलेज एरिया है उसमें से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चार्टर में से, और मेनली उसमें भी हम फोकस करते हैं तो हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास जो उसके इनपुट्स हैं जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, बिजनेस केस है, एग्रीमेंट्स हैं, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर है या ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट है, उसको हम कुछ फोकस कर लेंगे। दूसरा टूल्स, और टूल में एक टूल जो कि डिफाइन नहीं है जो कि आई थिंक पीएमबॉक्स जोन 4 में था हमारे पास, वो था लीनियर सिलेक्शन मेथड, यानी जो हमारे पास है नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, आरओआई, एनपीवी, उसमें से एक हमारे पास जो है वो एरिया बन सकता है। तो हमारे पास टोटल 23 क्वेश्चंस की डिवीजन जो है मैंने आपको समझा दी कि इनिशिएशन में क्या होता है। प्लानिंग में पीएमआई ने हमें टोटल 24 जो है वो प्रोसेसेस दिए हैं। उन 24 प्रोसेसेस में से हमारे पास 42 क्वेश्चंस आएंगे। जनरली अगर हम देखें तो हमारे पास 2 से भी कम जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मैं 3 अगर जो नए प्रोसेसेस पीएमआई ने 2012 में पीएमबॉक में ऐड किए उसको निकाल दूं जो कि है हमारे पास स्कोप मैनेजमेंट प्लानिंग के हवाले से प्लान स्कोप है या प्लान स्केड्यूल है या प्लान कॉस्ट है, जो कि उसमें बेसिकली वो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के जो 3 मेजर कंपोनेंट्स ऐड किए हैं उसकी बात करूं तो हमारे पास टोटल 21 प्रोसेसेस बनते हैं। तो अगर मैं ये देखूं कि इन 21 प्रोसेसेस में से हमारे पास 42 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट मींस कि पर प्रोसेस हमारे पास जो है वो 2 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं प्लानिंग को सम अप करूं तो मैं कहूंगा कि प्लानिंग में हमारे पास जो 42 क्वेश्चंस हैं वो सवाल जनरली आसान है, उसमें इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन लेंदी बहुत है क्योंकि जाहिर है अगर आप 24 प्रोसेसेस या मैटर ऑफ फैक्ट 21 प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये उसको
कॉम्प्रिहेंड करें और फिर उसमें से तो बेसिकली मैं कहूँगा प्लानिंग में पीएमआई आपसे कवरेज पे मेजर कोशिश कर रहा है rather than ये कि वो आपको डीप डाउन जाके टेस्ट करे। बट अगर इसके कंट्रास्ट में हम देखें एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप में हमारे पास 8 प्रोसेसेस और इन 8 प्रोसेसेस में से 52 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 175। अगर मैं 52 को डिवाइड करूं 8 से तकरीबन 6.5 बन जाता है। मैं इस तरह करता हूं कि जी 4 ऐसे प्रोसेसेस होंगे जिसमें से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे और 4 ऐसे प्रोसेसेस होंगे जिसमें से 7 जो है वो पर प्रोसेस सवाल आ जाएंगे। तो एग्जीक्यूशन में हमारे पास जो टोटल 8 प्रोसेसेस है उनमें से 4 प्रोसेसेस में से हर प्रोसेस के 6 सवाल आएंगे और जो बाकी 4 हैं जो मैं आपको मजीद डिटेल में जाऊंगा तो बताऊंगा उसमें से हमारे पास जो है वो 7 जो है वो सवाल आ जाएंगे। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में इन टोटलिटी में हमारे पास 11 प्रोसेसेस हैं आउट ऑफ 47 और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है वो 44 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 175 क्वेश्चन। तो अगर हम नटशेल में देखें तो हम ये कहते हैं कि पर प्रोसेस हमारे पास जो है वो 4 सवाल हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप। एंड फाइनली हमारे पास जो है वो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप है। क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं, एक है क्लोज प्रोजेक्ट और फेज जो कि इंटीग्रेशन मैनेजमेंट नॉलेज एरिया से, और दूसरा हमारे पास जो है वो है क्लोज प्रोक्योरमेंट। तो मैं अगर इसको डीप डाउन देखूं तो मैं कहता हूं कि जी 6 सवाल हमारे पास क्लोज प्रोजेक्ट और फेज से आ जाएंगे और 6 सवाल हमारे पास जो है वो क्लोज प्रोक्योरमेंट से आ जाएंगे। तो ये टोटल मिला के 12 होते हैं। लेकिन एक जो हम क्लोजिंग में बात करते हैं तो 14 सवाल आते हैं। तो जो बकिया 2 सवाल हैं वो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप के ओवरऑल ओवरव्यू से आ जाएंगे कि क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप की एक्टिविटीज क्या होती हैं या क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में कौन क्या रोल परफॉर्म करता है, तो वो हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमने बात की कि हमारे पास ओवरऑल जो 175 क्वेश्चन है उसकी डिवीजन क्या है और जो पीएमआई ने हमें 47 प्रोसेसेस दिए उसमें से हम पर प्रोसेस या पर नॉलेज एरिया कैसे उसको दे सकते हैं। तो अगर मैं उसको रिकैप करूं तो मैं कहूंगा जी इनिशिएशन में हमारे पास 23 क्वेश्चंस हैं और ये 23 क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4.1 व्हिच इज डेवलप ऑयल चैप्टर एंड प्रोसेस नंबर 13.1 व्हिच इज बेसिकली आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। तो अगर आप इसको कवर करते हैं तो आपके पास इन टोटलिटी में 23 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएंगे। फिर प्लानिंग में हमारे पास जो है वो 42 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 175। उसमें से अगर हम देखें तो प्लानिंग में हमारे पास पीएमआई ने 24 प्रोसेसेस डिफाइन किए और इन 24 प्रोसेसेस से हमारे पास 42 जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने कहा कि जो 3 प्रोसेसेस हैं जो कि पीएमआई ने पीएमबॉक्स 2012 में ऐड किए उसको अगर हम साइड पे करते हैं समझने के लिए तो 21 प्रोसेसेस बनते हैं और इन 21 प्रोसेसेस में पर प्रोसेस 2 सवाल हमारे पास बनते हैं। इसी तरह एग्जीक्यूशन में हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो 52 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 175 और उन 52 का जो अगर हम डिवीजन देखें तो हम कहते हैं कि जो 8 प्रोसेसेस हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप में उनमें से कोई 4 ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें से 6 सवाल आएंगे और 4 ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें हमारे पास 7 सवाल जो हैं वो आएंगे। ऑल्दो मैंने अपने जो है वो कॉन्सेप्ट से और अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे उसको भी फर्दर डिवाइड किया। जब मैं आपको रोड मैप एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आ जाएगा। और फिर मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में हमारे पास जो है वो 11 प्रोसेसेस है और हर प्रोसेस से हम ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास 4 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएंगे। देन फाइनली हमारे पास क्लोजिंग में जो है वो 14 क्वेश्चंस आएंगे और उन 14 क्वेश्चंस की जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है कि जो हमारे पास 6 सवाल आते हैं वो क्लोज प्रोजेक्ट और फेज जो प्रोसेस नंबर 4.6 है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट नॉलेज एरिया का उसमें से 6 सवाल आ जाएंगे और फिर हमारे पास 6 सवाल 12.4 जो प्रोक्योरमेंट नॉलेज एरिया है उसका जो प्रोसेस है क्लोज प्रोक्योरमेंट उसमें से आ जाएंगे और 2 सवाल हमारे पास जो है वो आएंगे आपके क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप की ओवरऑल एक्टिविटीज के हवाले से। अब इसके बाद जो है बेसिकली मैं आपको रोड मैप देखूं कि हमने क्या रोड बनाए हैं। इन टोटलिटी में ये 13 स्टेप्स हैं। हम हर स्टेप को एक्सप्लेन करते आएंगे और हम बताएंगे जनाब हर स्टेप में आपने कैसे जो है वो उसको प्रोसेस करना है और आप कैसे इन 13 स्टेप्स को जो है वो मिनिमम 10 डेज में आप कर सकते हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप उसको 10 डेज में करें आप उसको 1 महीने में करें, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप फॉलो करते जाएंगे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे और आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि जनाब ये आप काम कितनी जल्दी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये 10 स्टेप जो है वो 5 दिन में कवर किए और ऐसे भी हैं कि जो जनाब 1-1.5 साल तक कर नहीं पाया, फिर दोबारा उन्होंने हमारा कोर्स किया और फिर इसको दोबारा जो है फॉलो किया। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द रोड मैप स्टेप्स। रोड मैप के स्टेप नंबर 1 में हम अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ये कहते हैं कि आप चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से पढ़ लें और चैप्टर नंबर 1 में जो चीज़ें आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस का फ़र्क क्या है और उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो एक सवाल हम समझते हैं कि इस हवाले से आएगा।
दूसरा हम ये कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ सैम्पल क्वेश्चन हो या कुछ सैम्पल टाइप्स हो और आपसे ये कहा जाए कि जनाब इसमें से आप पिक करें कि विच आर प्रोजेक्ट्स और विच आर ऑपरेशंस, तो यू विल बी एबल टू डू दैट। फिर हम ये कहते हैं कि आपको बड़ा क्लियरली एंड क्रिस्पली ये पता हो कि प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम में एंड पोर्टफोलियो में डिफरेंस क्या है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक सवाल आपके पास चैप्टर नंबर 1 से प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो के हवाले से, उसके डिफरेंस के हवाले से या उसकी एग्जाम्पल के हवाले से भी आपके पास आ सकता है। थर्ड, हम ये समझते हैं कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है जिसमें बात करते हैं, जैसे वो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक पीएमओ के हवाले से कि पीएमओ क्या है, पीएमओ की टाइप्स क्या हैं, या पीएमओ में हम बात करेंगे तो पीएमओ की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं विद एज कंपेरेबल टू प्रोजेक्ट मैनेजर, उसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिफ्थ, हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या है और प्रोजेक्ट मैनेजर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इन प्रोजेक्ट, तो उसके हवाले से एक सवाल हम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड देन जो चैप्टर नंबर 1 का 6 सवाल हम समझते हैं कि वो आपके पास जो बिजनेस वैल्यू की टर्मिनोलॉजी पीएमआई ने यूज़ की है, जिसको वो पीएम बॉक में भी यूज़ कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट में यूज़ कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यूज़ कर रहा है, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि जनाब बिजनेस वैल्यू की टाइप क्या होती है और टेंजिबल बिजनेस वैल्यू या इनटेंजिबल बिजनेस वैल्यूज क्या होती है। जब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि अगेन फ्रेमवर्क का हिस्सा है, तो उसमें से आपको मैंने कहा तो उसमें से भी 6 सवाल आएंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिसमें से जो 6 सवाल हैं, 2 सवाल आपके स्टेक होल्डर्स के हवाले से आएंगे। इट्स नॉट अबाउट व्हाट जनरल स्टेक होल्डर डेफिनेशन क्या है, बट मैं समझता हूँ कि जो स्पॉन्सर है और कस्टमर यूजर है उसके इंडिविजुअल आपके पास सवाल आएंगे। फिर आपके पास जो 2 सवाल हैं वो आपके पास आएंगे लाइफ साइकिल के हवाले से, कि लाइफ साइकिल की टाइप क्या हो सकती है, या लाइफ साइकिल के अंदर जो फेजेस हैं उनके रिलेशनशिप्स क्या हो सकते हैं, या लाइफ साइकिल में जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो लाइफ साइकिल में स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है या कॉस्ट कम होती है, यू नो दिस काइंड ऑफ पीएम वॉक में डायग्राम भी बनी है, तो यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। फिर जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 2 से, उसमें हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के हवाले से सवाल आएंगे। तो आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में, वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में और प्रायोरिटाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। प्लस आपको पता होना चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप के, एक्चुअली हर ऑर्गेनाइजेशन टाइप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो कि हम अपने कोर्स में आपको एक्सरसाइज भी कराते हैं। तो ये मैंने आपको 6 सवाल बताए जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 से आएंगे। फिर जो मैं समझता हूँ, नॉट सही यही आएंगे, बट जो मैं समझता हूँ यही आएंगे। फिर आपको हम बता देंगे चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 में चूंकि उसने सारे जो 47 प्रोसेसेस या 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं उसका ओवरव्यू दिया है, तो मैं समझता हूँ कि जो एक कॉन्सेप्ट है जो उसने पहले ही चैप्टर नंबर 3 के पेज पर डिफाइन किया कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को आप डिफरेंशिएट करें, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको जो है वो आप देख सकते हैं। फिर हम आते हैं इनिशिएशन की तरफ। इनिशिएशन में हमारे पास इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप का जो पहला प्रोसेस है वो है डेवलप अ प्रोजेक्ट चार्टर, और डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर से जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 सवाल आएंगे, तो हम एक्सपेक्टिंग कि वो जो 5 सवाल हैं उनमें से आपके पास 2 जो सवाल हैं वो उसके इनपुट्स के हवाले से आएंगे, जिनमें बिजनेस केस इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो प्रोजेक्ट की जो बिजनेस नीड है, जिसमें हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या लीगल रिक्वायरमेंट है या कस्टमर रिक्वेस्ट है, दैट वुड बी वन पॉइंट जहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा इनपुट के हवाले से हम समझते हैं कि जनाब स्टेटमेंट ऑफ वर्क और आपके जो है बिजनेस केस में या एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है। तो ये 2 सवाल जो है वो आउट ऑफ 5 जो मैंने आपसे कहा कि डेवलप प्रोजेक्ट में आएंगे वो इनिशिएशन से आएंगे। फिर आपके पास जो है वो एक सवाल वो आउटपुट के हवाले से, टूल के हवाले से आ सकता है, जिसमें बेसिकली मीटिंग्स हैं, फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स हैं, प्लस आपके पास जो है वो लीनियर सिलेक्शन मेथड विच इज़ वेरी डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम। और जिससे बात होती है जनरली लोगों से, वो कहते हैं कि सर भाई ये हमने ये को पढ़ा भी है, देखा भी है, तो उसमें जो 5 सिलेक्शन टाइप्स यानी कि एनपीवी, आईआरआर, आरओआई, यू नो पेबैक पीरियड, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो वी एक्सपेक्ट कि जो एक सवाल आपसे कह रहा हूँ कि जो आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स में से आएगा तो वो वहाँ से आएगा। देन 2 सवाल आपके पास प्रोजेक्ट चार्टर के हवाले से आएंगे, प्रोजेक्ट चार्टर कौन लिखता है, क्या उसके कंटेंट्स हैं, इस हवाले से आएंगे। देन जो लास्ट 5 सवाल हैं जो कि हम कहते हैं कि आपके पास 23 में से आएंगे, वो प्रोसेस है आपका बेसिकली आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, जो कि चैप्टर है आपका 13, जो कि पीएमआई ने पीएम बॉक 2012 में ही ऐड किया है, उसमें से 5 सवाल आएंगे। और मैं समझता हूँ कि मेनली उसमें जो आपके 3 सवाल हैं वो उसके टूल्स के हवाले से आ जाएंगे। जैसे कि एक टूल बताया तो उसमें टूल एक ही है, लेकिन वो टूल खुद सेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जहाँ पर उसने जो है आपको स्टेक होल्डर एनालिसिस के बारे में बताया। और स्टेक होल्डर एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो स्टेक होल्डर एनालिसिस के स्टेप्स इसमें डिफाइन किए, यू मस्ट नो कि वो स्टेप्स की सीक्वेंसिंग क्या है। हम स्टेक होल्डर को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनका पोटेंशियल इंपैक्ट मालूम करेंगे, फिर उनकी असेसमेंट करेंगे, तो दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड।
देन जो सेकंड सवाल है जो मैं टूल से समझता हूँ वो आपके जो उसने मल्टीपल मॉडल्स आपको बताएं कि जी इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट मॉडल है या इन्फ्लुएंस जो है के साथ वो अपना इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट है या इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस है या जो भी और भी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ बट व्हेन यू रीड ऑन योर PM बॉक्स यू विल आइडेंटिफाई देन स्पेशली सैलिस मॉडल क्योंकि सैलिस मॉडल जो है वो बाकी ग्रिड से इसलिए फर्क है कि वो 2 डायमेंशनल है उसमें 3 डायमेंशनल इनपुट है तो मैं समझता हूँ कि 3 सवाल आपके पास जो है वो इस एरिया में से आ सकते हैं जो कि मैंने आपको 2 एक्सप्लेन किए फिर आपके पास जो है वो 2 सवाल इसके आउटपुट के हवाले से आएंगे जो कि आपके स्टेक होल्डर रजिस्टर है कि स्टेक होल्डर रजिस्टर कॉन्टेंट्स क्या होते हैं या स्टेक होल्डर रजिस्टर में क्या हम जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आई वुड से कि ऑल्दो मैंने कहा कि 3 सवाल आपके पास टूल्स आएंगे लेकिन यू कैन सी कि हम एक सवाल अगर जनरली प्रैक्टिस के लिए कह सकते हैं स्टेक होल्डर की टाइप्स क्या होती हैं या स्टेक होल्डर कब कब आइडेंटिफाई करना चाहिए क्योंकि जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये कि क्या जो ये प्रोसेस के अंदर जो दोनों स्टेप्स हैं जो प्रोसेस ग्रुप इनिशिएशंस के जो दोनों प्रोसेस हैं वो एक ही दफ़ा प्रोजेक्ट इनिशिएशन में होंगे या हर फेज में होंगे तो यहाँ समझना जरूरी है कि जितने भी दोनों प्रोसेस हैं ये इट्स नॉट बेसिकली फॉर प्रोजेक्ट ओनली इट्स फॉर आल्सो फेजेस ऑफ थिंग चाहे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो या फेज स्टार्ट हो दोनों में चलेंगे और जाहिर सी बात है चार्टर हर फेज का लिखा नहीं जाता है तो हम ये कहेंगे कि चार्टर तो शायद प्रोजेक्ट चार्टर यकीनन जो है वो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में होगा लेकिन जब भी फेज स्टार्ट होगा तो स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे के सारे स्टेक होल्डर जो है वो एक दफ़ा ही बैठ के डिफाइन कर लूँगा सो दैट्स ऑल अबाउट स्टेप नंबर 1 तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो आपके 23 क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे सेकेंड स्टेप जो है हमारा रोड मैप का वो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि वो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप को फोकस करें आफ्टर इनिशिएशन तो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में जैसे मैंने आपसे कहा कि 14 क्वेश्चंस आते हैं और PMI ने हमें क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में 2 प्रोसेसेस दिए हैं तो 14 में से 6 सवाल जो हैं वो क्लोज प्रोजेक्ट और फेज के होते हैं और 6 सवाल क्लोज प्रोक्योरमेंट के होते हैं और 2 सवाल जो हैं वो आपके पास जो है वो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप के हवाले से आते हैं तो अगर मैं फर्दर इसकी डिटेल में जाऊँ तो मैं कहता हूँ कि जो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप के हवाले से सवाल आते हैं तो उनमें से एक तो ये अलग है कि जनरल आपके पास क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप की एक्टिविटीज क्या हैं दूसरा सवाल ये हो सकता है आपके पास कि जी बताएं कि क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप की फर्स्ट एक्टिविटी या लास्ट एक्टिविटी जो है वो क्या होती है अगर मैं उन 6 सवालों की बात करूं जो कि हमारे पास क्लोज प्रोजेक्ट और फेज से एक्सपेक्टेड है तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हम मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में तो इंडिविजुअल डिलीवरेबल की एक्सेप्टेंस करते हैं और क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में हम ओवरऑल प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब वी आर एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन व्हिच इज बेसिकली फ्रॉम डिलीवरेबल एक्सेप्टेंस वर्सेस द प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज का कि जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो क्लोज प्रोजेक्ट और फेज में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं या क्या होती हैं और तीसरा जो अगर मैं उसको फर्दर देखूँ तो हम ये कहते हैं कि जी हम किसी भी प्रोडक्ट को ट्रांजिशन कैसे करते हैं प्रोडक्ट की ट्रांजिशन के हवाले से हमारे पास क्या एक्सपेक्ट्स हैं चौथा सवाल अगर मैं आउट ऑफ 6 देखूं क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप का तो वो ये हो सकता है कि जो लेसन लर्न है या जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट अपडेट्स हैं उसके हवाले से उसमें डिफरेंसेस यानी अगर आप PM बॉक्स में चेक करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट को फर्दर उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया तो हर कैटेगरी में क्या आता है या क्या क्या किस तरह के डॉक्यूमेंट्स है दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फिर अगर हम बकिया 2 सवालों की बात करें तो हम देखते हैं कि टूल्स हमें दिए हुए एक तो उन्होंने मीटिंग टाइप्स जो है यहाँ पे डिफाइन की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं और उसके अलावा जो है हमारे पास जो पूरा ओवरऑल क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप का इनपुट है अगर हम वो देख लें दैट विल बी गुड तो मैं अगर 6 सवालों को जो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में आते हैं समाप्त करूँ तो मैं कहूँगा कि एक सवाल जो हमारे पास क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप के हवाले से आ रहा है वो है प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस वर्सेज डिलीवरेबल एक्सेप्टेंस दूसरा सवाल है हमारे पास कि जी ट्रांजिशन ऑफ एक्टिविटीज कैसे होंगी प्रोजेक्ट के अंदर तीसरा सवाल हमारे पास उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज का है चौथा सवाल हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स के हवाले से है पांचवा सवाल हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंटली उसकी जो मीटिंग टाइप्स है उसके हवाले से और छठा सवाल जो है क्योंकि जाहिर है ये प्रोसेस में 6 सवाल आ रहे हैं इसके इनपुट टूल टेक्निक को जो है आपको वो याद करना होगा क्या हो सकते हैं जो दूसरा प्रोसेस है हमारे पास क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में वो है क्लोज प्रोक्योरमेंट और क्लोज प्रोक्योरमेंट से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो है वो अच्छे सवाल याद होंगे एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में यहाँ डिफाइन किया है वो ये है कि प्रोजेक्ट की अर्ली टर्मिनेशन की टाइप्स क्या हैं और अर्ली टर्मिनेशन की क्या जो है आपके पास जो है वो चॉइसेस हो सकती हैं तो इसमें PMI ने जो है चैप्टर नंबर 12 में डिफाइन किया क्लोज प्रोक्योरमेंट के अंदर तो एक सवाल मैं समझता हूँ कि अर्ली टर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है हमारे पास क्लोज प्रोक्योरमेंट में दूसरा प्रोक्योरमेंट ऑडिट का जो टूल है उसमें उसके हवाले से आ सकता है कि प्रोक्योरमेंट ऑडिट होता क्या है प्रोक्योरमेंट ऑडिट का मसला क्या है कि वो किन किन प्रोसेसेस को यूज करता है जैसे फर्स्ट में वो प्लान प्रोक्योरमेंट से कंट्रोल प्रोक्योरमेंट है या प्लान प्रोक्योरमेंट से क्लोज प्रोक्योरमेंट है यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग
थर्ड मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ हमारे पास जब हम क्लोज प्रोक्योरमेंट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के हवाले से सवाल आ सकता है कि जी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज क्लोज प्रोक्योरमेंट की है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्लोज प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है, इसी तरह क्लोज प्रोक्योरमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज उसके हवाले से भी हमारे पास सवाल आ सकता है। फोर्थ सवाल मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास अगर कोई प्रोजेक्ट के अंदर क्लेम्स हैं या हमारे पास कोई इश्यूज हैं तो हम प्रोक्योरमेंट क्लोज करते हुए उन क्लेम्स को कैसे सेटल करेंगे। फिफ्थ सवाल हमारे पास ये है कि क्लोज प्रोक्योरमेंट का जो आउटपुट है क्लोज प्रोक्योरमेंट इटसेल्फ उसमें कि जिस तरह से हम फाइनेंशियली क्लोज कर रहे हैं या क्या हमारे पास जो है वो सिनेरियोज हो सकते हैं। देन जो सिक्स्थ सवाल है हमारे पास वो ये है कि हम जब क्लोज प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं अगेन उसके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट है और उसके भी 3 हिस्से हैं, तो हमें पता होना चाहिए उन तीनों जो एरियाज डिफाइन किए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लोज प्रोक्योरमेंट उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और हम उनको कैसे जो है वो बाइफरकेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी रोड मैप स्टेप नंबर 2 जिसमें हमने जो है वो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप की बात की है। अब जो अगले स्टेप्स हैं वो बेसिकली हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप के हवाले से उसमें बात करेंगे और बताएंगे कि स्टेप नंबर 3 से लेकर जो है वो फर्दर स्टेप्स जो है वो हम परफॉर्म करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप की जो मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं बेसिकली मैं कहता हूँ कि जी रोड मैप का स्टेप नंबर 1 मैंने आपको इनिशिएशन के हवाले से बताया, स्टेप नंबर 2 मैंने वो क्लोजिंग के साथ बताया, तो स्टेप नंबर बेसिकली 3, 4, 5, 6 ये चारों स्टेप्स जो हैं बेसिकली आपको एग्जीक्यूशन के लिए डिस्कस करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए तैयारी करेंगे। जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि जी एग्जीक्यूशन में PMI ने हमें 8 प्रोसेसेस दिए हैं और 8 में से हमारे पास 52 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखूं या अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके प्रीवियस रिजल्ट्स को चेक करूं जो कि PMD में वो करके आते हैं, ज़्यादातर लोग मुझे नजर आता है कि वो एग्जीक्यूशन में जो है वो अच्छा नहीं परफॉर्म करते। तो मैंने इस पूरे को समझते हुए इस एरिया को समझते हुए मैंने जो है कहा ये कि सबसे पहले अगर आप देखिए कि एग्जीक्यूशन में 8 प्रोसेसेस हैं, 52 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको पर प्रोसेस जो है वो 6.5 बनना है। लेकिन अगर मैं 6.5 को डिवाइड करूँ तो मैं कहूँगा कि जी 4 प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें 6 सवाल आ रहे हैं और 4 प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें 7 सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि जी एज ए स्टेप नंबर 3 जो कि हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसमें आप चैप्टर नंबर 9 जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कवर कर लें। और तो चैप्टर नंबर 9 में 4 प्रोसेसेस हैं और उनमें से 3 प्रोसेसेस जो है वो आपके एग्जीक्यूशन में आते हैं, जैसे कि एक्वायर प्रोजेक्ट टीम, डेवलप प्रोजेक्ट टीम, मैनेज प्रोजेक्ट टीम। तो ये जो 3 प्रोसेसेस हैं इसमें से मैं कहता हूँ कि जी शायद जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, शायद तो नहीं जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में कहूँगा कि जी आपके पास जो एक्वायर प्रोजेक्ट टीम उससे 6 सवाल आ जाएंगे, डेवलप प्रोजेक्ट टीम से 7 आएंगे और मैनेज प्रोजेक्ट टीम से जो आपके पास 7 सवाल आ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 जो है वो ये है कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नॉलेज एरिया को पूरा कंप्लीट पढ़ें, उसके जो टेस्ट मैंने आपको दिए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करें और एग्जाम में यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 52 फ्रॉम एग्जीक्यूशन जो है वो आपको यहाँ से आ रहे होंगे। और इसमें भी मेनली आपका फोकस अगर मैं एक्वायर प्रोजेक्ट टीम की बात करूँ तो वो आपको होना चाहिए इसके टूल्स के हवाले से। अगर आप देखें कि एक्वायर प्रोजेक्ट टीम की जो टूल है वो क्या आपके पास प्री असाइनमेंट, नेगोशिएशन, एक्विजिशन, वर्चुअल टीम, मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस, तो आप हर प्रोसेस हर टूल को एक क्वेश्चन समझें और एक केस स्टडी समझें जो उसमें से आपके पास आ रहा होगा। फिर हमारे पास डेवलप प्रोजेक्ट टीम में और डेवलप प्रोजेक्ट टीम में हमारे पास जो है वो अगेन मैं जैसे कि बात की एजुकेशन के हवाले से है और इसमें 7 सवाल जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जाहिर सी बात है इसमें मल्टीपल टूल्स हैं जैसे कि आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज और स्पेशली टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज में मैं समझता हूँ कि 2 सवाल आएंगे क्योंकि वो टकमैन फार्मूला के हवाले से बात कर रहा है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, जॉइनिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि हर जो स्टेप है उसमें आपकी क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, टीम जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है, या अब ये भी देख लेंगे कि उस स्टेप का दूसरा नाम क्या है या उस स्टेप को अगर कॉमनली कहा जाता है तो किस तरह से उसको रेफर किया जाता है। फिर आपके पास ग्राउंड रूल्स हैं, कोलोकेशन है, टीम रिवॉर्ड रिकग्निशन सिस्टम है। तो इट्स प्रीटी एनफ कि अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो आपके पास जो है वो 7 सवाल जो है यहाँ से कवर हो जाएंगे। देन हमारे पास जो है वो मैनेज प्रोजेक्ट टीम है और मैनेज प्रोजेक्ट टीम में जो सवाल आते हैं वो जरा जनरल बाउंड्री के हवाले से आते हैं, जैसे लीडरशिप के हवाले से आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज वन एरिया जहाँ से आप 2 से 3 सवाल जो है आउट ऑफ 7 इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इनको इस तरह से कवर करेंगे तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आपके जो 20 क्वेश्चन हैं आउट ऑफ 52 इन एग्जीक्यूशन वो आपके इन 3 प्रोसेसेस से कवर हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स नॉलेज एरिया। फिर हम आते हैं आपके स्टेप नंबर 4 की तरफ जो कि एग्जीक्यूशन में हम फॉलो कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में आपसे ये कहता हूँ कि आप क्वालिटी मैनेजमेंट के नॉलेज एरिया को गो थ्रू कर लें और पूरा उसको पढ़ लें। हालांकि हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट में से सिर्फ एक प्रोसेस है अश्योर क्वालिटी का जो कि एग्जीक्यूशन में आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक आप उसको पूरे तीनों प्रोसेसेस को प्लान क्वालिटी, अश्योर क्वालिटी एंड कंट्रोल क्वालिटी को नहीं करेंगे तो आप किसी भी एरिया को अच्छे से कर नहीं सकते। और तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 सवाल आएंगे तो यहाँ पे
ये कंफर्म होना चाहिए आपको कि प्लान क्वालिटी में और अश्योर क्वालिटी में क्या फर्क है, इसी तरह अश्योर क्वालिटी में और कंट्रोल क्वालिटी में क्या फर्क है। देन क्वालिटी ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, जो ऑडिट का है उसके क्या स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस एनालिसिस को कैसे यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली जो उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के टूल्स डिफाइन किए, मल्टीपल जो पीएम 2012 में उन्होंने ऐड किया, उसमें जो 6-7 टाइप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या काम कर रही होती हैं और उनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये जो 7 सवाल हैं बेसिकली आपके स्टेप नंबर 4 के यहाँ कवर जाएंगे। ऑल्दो आई एम आस्किंग यू टू रीड द फुल चैप्टर नंबर 8 बट इट विल हेल्प यू टू डू दिस थिंग। देन स्टेप नंबर 5 में मैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ये कहता हूँ कि आप बेसिकली कम्युनिकेशन को गो थ्रू करें। ऑल्दो अगेन ये भी बेसिकली क्वालिटी वाला एक पार्ट है कि अगर हम देखें कि मैनेज कम्युनिकेशन खाली एक आपके पास जो है वो प्रोसेस है एग्जीक्यूशन में, और इसमें टोटल कम्युनिकेशन के अंदर 3 प्रोसेसेस हैं, प्लान कम्युनिकेशन, मैनेज कम्युनिकेशन, एक कंट्रोल कम्युनिकेशन, एक प्लानिंग में, एक एग्जीक्यूशन में, एक कंट्रोलिंग में। लेकिन अगेन इसमें चूंकि बहुत सारे टूल्स एक दूसरे से मिले हुए हैं, कुछ प्लानिंग है जो यहाँ पे यूज हो रही है, कुछ कंट्रोलिंग है, तो आपने पूरे चैप्टर को पढ़ना है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है और आप 6 सवाल जो है वो मैनेज कम्युनिकेशन से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास 6 सवाल यहाँ पर आ रहे होंगे। तो दिस इज बेसिकली योर स्टेप नंबर 5 जिसमें से आप ये करेंगे। तो हमने कहा कि स्टेप नंबर 3 में हमारे पास ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 52। फिर हमने कहा जी स्टेप नंबर 4 में हमारे पास जो है वो 7 सवाल है क्वालिटी के हवाले से, तो 27 होगा। फिर यहाँ पर हमने कहा 6 सवाल, तो हमारे पास तकरीबन 33 क्वेश्चन होगा। तो स्टेप नंबर 3, 4, 5 ये तीनों एजुकेशन के हवाले से। देन जो चौथा स्टेप है रोड मैप का जो कि बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए, वैसे तो सीक्वेंस में छठा है, तो 6th स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो ये है कि हम चैप्टर नंबर 13 को गो थ्रू करना है। अगेन चैप्टर नंबर 3 में भी हमारे पास, चैप्टर नंबर 13 में भी हमारे पास एक ही जो है वो बेसिकली प्रोसेस है एग्जीक्यूशन के हवाले से, लेकिन जो स्टेक होल्डर के ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपस में मिलते जुलते हैं और इतनी ज्यादा चीजों को जो है वो टूल्स को इंटरमिनल यूज कर रहे होते हैं कि आप जो है वो अगर उसको चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। और अगर आप चाहें तो खाली जो है वो प्रोसेस नंबर 13.3 और 13.4 जो कि एग्जीक्यूशन में कंट्रोलिंग वो भी अगर आप गो थ्रू कर लें तो आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आपके पास जो यहाँ पर मैनेज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस हैं, यहाँ पर आपके पास जो है वो अगेन 6 सवाल जो है वो आ रहे होंगे। तो इन टोटालिटी में हमारे पास जो है वो इस वक्त जो है 39 क्वेश्चन आउट ऑफ 52 मैंने बता दिए। फिर जो फर्दर क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो ये हो सकते हैं कि जनाब जो आपका पहला प्रोसेस है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, उसमें आप 6 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड दैट्स वेरी प्रीटी इजी। उसमें मेनली आप 3 सवाल तो तीनों जो मेजर आउटपुट्स हैं, डिलीवरेबल, वर्क परफॉर्मेंस डाटा और चेंज रिक्वेस्ट के हवाले से देख लें। और स्पेशली चेंज रिक्वेस्ट के जो फर्दर टाइप्स हैं, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, डिफेक्ट रिपेयर, तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो है वो फर्दर 6 सवाल आएंगे। तो अगर मैं जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं उसमें से आखिरी प्रोसेस जो रह गया एग्जीक्यूशन का वो है कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, एंड आई एक्सपेक्ट कि कंडक्ट प्रोक्योरमेंट से आपके पास 7 सवाल आएंगे। और अगर आप पीएमबॉक के वो प्रोसेसेस को जो उसके टूल्स स्पेशलिस्ट में डिफाइन किए उसको गो थ्रू कर लेंगे तो दैट इज एनफ फॉर यू, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इन ए नटशेल हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूशन में 52 जो है वो क्वेश्चंस आएंगे और उन 52 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए मैंने आपको जो है वो 4 स्टेप्स बताए हैं जो कि बेसिकली रोड मैप की सीक्वेंस में स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 स्टेप नंबर 6 है। अगर आप ये चारों स्टेप्स फॉर्म कर लेंगे तो आपके एग्जीक्यूशन के 52 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। और जो 8 प्रोसेसेस हैं अगर उनको समअप करूं तो पहला प्रोसेस है डायरेक्ट एंड प्रोजेक्ट वर्क जिसमें आपके पास 6 सवाल आएंगे। दूसरा प्रोसेस आपके पास है अश्योर क्वालिटी, उसमें 7 सवाल आएंगे। फिर आपके पास जो 3 प्रोसेसेस हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से हैं, एक्वायर प्रोजेक्ट टीम जिसमें से 6 सवाल आएंगे, डेवलप प्रोजेक्ट टीम जिसमें से 7 आएंगे और फिर मैनेज प्रोजेक्ट टीम जिसमें से अगेन आपके पास जो है वो 7 सवाल आएंगे। फिर हम कहते हैं जब हमने ह्यूमन रिसोर्स की बात करी तो फिर हमारे पास आता है मैनेज कम्युनिकेशन जिसमें मैंने आपसे कहा कि वो 6 सवाल आएंगे। फिर आपके पास है कंडक्ट प्रोक्योरमेंट जिसमें मैंने आपसे कहा कि 7 सवाल आएंगे एंड फाइनली आपके पास है मैनेज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन जिसमें से आपके पास जो है वो 6 सवाल आएंगे। तो मैंने आपको पूरा ओवरऑल एग्जीक्यूशन का जो है वो दे दिया। अगर आप उनको कवर कर लेंगे, उनको देख लेंगे तो आपको जो है वो ये एरिया भी जो है वो सक्सेसफुली कवर हो जाएगा। अब हम जाएंगे बेसिकली अपने स्टेप नंबर 7 की तरफ जहां पर हम आपको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के जो 44 क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। और बेसिकली अगेन वो जो स्टेप नंबर 7 है वो हमने 3 स्टेप है, तो स्टेप नंबर 7 रोड मैप का, 8 और 9 ये तीनों स्टेप जब हम डिस्कस करेंगे तो इससे हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग को जो है वो कवर कर लेंगे। मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जी मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में हमारे पास जो है वो टोटल 11 प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस से जैसे हमने कहा कि वो 4 सवाल आता है। और अगर मैं बात करूं तो हमारे पास स्टेप नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों बेसिकली आपको हेल्प करेंगे मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के उन 44 क्वेश्चंस को टारगेट करने में जो एग्जाम में आते हैं।
सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेप नंबर 7 की। स्टेप नंबर 7 में मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि वो जो चैप्टर नंबर 4 है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट नॉलेज एरिया, उसका प्रोसेस नंबर 4.4 मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क और 4.5 परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को जो है वो टारगेट करें। तो यहाँ से आपके पास तकरीबन जो है वो 8 सवाल जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। फिर जब हम देखते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को तो हम ये कहते हैं कि जनाब 4.4 में हम मॉनिटर कंट्रोल में चेंज रिक्वेस्ट को, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को और फोरकास्ट वगैरह को जो है वहां पे रिव्यू कर लेते हैं। परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में मेनली हम बेसिकली चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो है एक और एस्पेक्ट पीएम ने डिफाइन किया है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का। ऑल्दो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट किसी इनपुट टूल टेक्निक में डिफाइन नहीं है, लेकिन दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट। तो अगर आपको इन दोनों प्रोसेसेस को कवर करना है तो आप इस तरह से इसको कवर कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 7 इज ऑल अबाउट कि हम इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के दोनों प्रोसेसेस को पीएम बॉक्स से कवर कर लें और उसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट को इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में देख लें और मॉनिटरिंग कंट्रोल में हम किस तरह से ओवरऑल प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं, फोरकास्टिंग टेक्निक्स क्या है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स में कैसे कन्वर्ट होती है, वो हम चीजों को यहाँ पे जो है वो कवर कर लेते हैं। जो स्टेप नंबर 8 है बेसिकली वो हमें मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के बकिया जो रेस्ट 8 क्वेश्चंस हैं उसमें बात करेगा। तो हमने अभी तक जो है वो मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के 44 में से 8 क्वेश्चंस की बात की है जो कि प्रोसेस नंबर 4.4 और 4.5 से आएंगे, जो कि मैं आपसे कहा कि स्टेप नंबर 7 में होंगे। स्टेप नंबर 8 में हम टारगेट करते हैं स्कोप मैनेजमेंट को और स्कोप मैनेजमेंट के हमारे पास दो प्रोसेसेस है मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में, एक है वैलिडेट स्कोप और दूसरा है कंट्रोल स्कोप। तो वैलिडेट स्कोप से जो हमारे पास 4 सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये है कि वैलिडेट स्कोप का और कंट्रोल क्वालिटी का डिफरेंस क्या है। नंबर 2 ये है कि जो इंस्पेक्शन का टूल है वो हम किस पे लगाते हैं। जाहिर सी बात है हम वेरीफाइड डिलीवरेबल पे इंस्पेक्शन परफॉर्म करवाते हैं यूजर से और हम कहते हैं कि या तो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम एक्सेप्टेड डिलीवरेबल के हवाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनाब उस पर डिलीवरेबल क्या एक्सपेक्ट हो रहा होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो उसका सेकंड आउटपुट है चेंज रिक्वेस्ट का, उसको भी हम वहां पर देख सकते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस है यहाँ पर स्कोप के हवाले से मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में वो है कंट्रोल स्कोप। कंट्रोल स्कोप में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास स्कोप है वो हमारी बेसलाइन से कितना मैप कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट आता है वो आता है वर्क परफॉर्मेंस डाटा। उसको हम बेसिकली वेरियस एनालिसिस करते हैं कि प्लान क्या था और करंट एक्चुअल क्या, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम यहाँ पर बेसिकली अपने वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में। तो वर्क परफॉर्मेंस डाटा फ्रॉम स्कोप पर्सपेक्टिव इज नाउ कन्वर्टेड इनटू वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए एग्जाम के हवाले से। फिर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है स्कोप क्रीप का, कि जनाब हमारे पास अनकंट्रोल स्कोप क्या होता है और हम उसको कैसे जो है यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कंट्रोल स्कोप से भी हमारे पास जो है वो 4 सवाल आएंगे। तो जो टोटल 8 सवाल हैं इस स्टेप के हवाले से वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। तो स्टेप नंबर 8 जो मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के पर्सपेक्टिव में है वो हमें बता रहा है कि हम स्कोप के 8 सवालों को कैसे जो है वो यहाँ पर कॉन्कर करेंगे। फिर हम बात करते हैं 9th स्टेप के, जो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का लास्ट स्टेप है, जहां पर मेनली हम फोकस करते हैं कंट्रोल कॉस्ट को। और यहाँ पर मेनली जो आपके पास सवाल आएंगे वो आएंगे अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के हवाले से, या आपके पास आएगा कि हम अर्न वैल्यू मैनेजमेंट में फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, या जो पीएमआई ने डिफाइन किया है TCPI टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स, मैनेजमेंट के भाई जो गलती हो गई। अब मैंने जो है प्रोजेक्ट या तो इसी कॉस्ट में करवाना है जो हमने पहले डिफाइन की थी, या ये कि भाई जो हमने नई एग्रीमेंट की उसमें कैसे हम काम कंप्लीट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये अगर आपको कैलकुलेशन आती है, आई वुड से 4 के 4 सवाल हैं कंट्रोल कॉस्ट के, वो सारे के सारे आपके कैलकुलेशन के हवाले से आएंगे। तो हमने बेसिकली स्टेप नंबर 7 में मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के 8 सवाल को डिस्कस किया, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल और मॉनिटर एंड कंट्रोल वर्क जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके प्रोसेस में। फिर हमने स्टेप नंबर 8 में हमने बात की कि हम जो है वो वैलिडेट स्कोप और कंट्रोल स्कोप से फिर फर्दर कैसे 8 सवाल करते हैं। तो टोटल ये 8 और 8 16 हो गए। स्टेप नंबर 9 में बेसिकली हम बात करें कि हम कंट्रोल जो है वो कॉस्ट को देख लें और 4 सवाल यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास बेसिकली 24 क्वेश्चन हैं, वो अगर हम देखें कि हमने जब आपसे एग्जीक्यूशन की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि आप स्टेप नंबर जो आपके पास 4 है उसमें आप पूरा क्वालिटी डिस्कस कर लें। जाहिर सी बात है जब हमने पूरा क्वालिटी पढ़ा था उसमें कंट्रोल क्वालिटी भी आ गया। इसी तरह हमने आपको एग्जीक्यूशन में कम्युनिकेशन को पूरा पढ़ने में कहा तो कम्युनिकेशन के भी 4 सवाल जो है वो यहाँ पर कवर हो गए। फिर हम बात करते हैं कि जनाब हमारे पास जो है हमने प्रोक्योरमेंट को और रिस्क को भी जो है वहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो अगर आप सिर्फ उसको पढ़ के पूरा टेस्ट दे देंगे कंट्रोलिंग का तो आपको ओवरऑल कवरेज हो जाएगी। तो आपके जो 44 क्वेश्चन हैं उसकी जो मेन थीम ये है कि आप किस तरह से अपने पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर कंट्रोल करते हैं, रोल ऑफ वर्क परफॉर्मेंस डाटा क्या है आपके पास, और वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन से आप कैसे स्केड्यूल फोरकास्ट या कॉस्ट फोरकास्ट को सिंक्रोनाइज करके अपना रिजल्ट जो है वो लेते हैं। तो
तो यहाँ तक हमने बेसिकली आपको 44 क्वेश्चंस के हवाले से बता दिया कि मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में क्या आएगा, कैसे आपने कवर करना है। नेक्स्ट जो 3 स्टेप है, स्टेप नंबर 10, 11 और 12, उसमें हम बेसिकली प्लानिंग की बात करेंगे और हम अपना जो आखिरी जो कॉन्सेप्ट है प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप का, जो मैंने आपसे कहा, उसको यहाँ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जनाब हम किस तरह से फाइनली अपने कोर्स को या अपने प्रोजेक्ट की जो हमने डिस्कशन की है उसको एग्जाम की सक्सेस गारंटी में लेके जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 10 की, जो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के लिए है। तो जनाब प्लानिंग के लिए हमने आपसे कहा कि 3 जो है हमारे पास स्टेप्स हैं रोड मैप में से। स्टेप नंबर 10 बेसिकली ये कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप जो चैप्टर नंबर 6 है स्केड्यूलिंग टाइम मैनेजमेंट का, जिसको कहते हैं, उसको जो आप रिव्यू कर लें। अगर हम देखें तो पीएमआई ने हमें टाइम मैनेजमेंट के अंदर 7 प्रोसेसेस दी हैं, उन 7 में से 6 जो प्रोसेसेस हैं बेसिकली वो प्लानिंग में है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्लानिंग में आपके पास स्केड्यूल मैनेजमेंट से जो है वो तकरीबन 11 सवाल जो है आ रहे होंगे। तो एक जनरल सवाल जो है वो हम समझते हैं कि 2 सवाल आपके पास डिफाइन एक्टिविटीज में से आएंगे, एक उसके टूल में से आ जाएगा डिकम्पोजिशन के हवाले से, और दूसरा उसके आउटपुट में से आ जाएगा जनाब आपके पास एक्टिविटीज क्या होती है या माइलस्टोन और डेडलाइन में क्या फर्क है। फिर हम कहते हैं बाकी जो 2 सवाल है वो आपके पास आ जाएंगे सीक्वेंस एक्टिविटीज के हवाले से। सीक्वेंस एक्टिविटीज में एक सवाल आपके पास आ जाएगा कि जनाब सीक्वेंस एक्टिविटीज में जो डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशन है, मैंडेटरी डिपेंडेंसी, डिस्क्रिशनल डिपेंडेंसी, इंटरनल एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, उसमें से एक सवाल आ जाएगा आपके पास। दूसरा मैं समझता हूँ कि आपके पास जो प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड है उसके हवाले से जो उसके अंदर चारों तरह की टास्क डिपेंडेंसी टाइप्स हैं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू फिनिश, उसमें से आपके पास जो है वो 2 सवाल आ जाएंगे। फिर हम ये बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसमें से आपसे एक सवाल ही एक्सपेक्ट करेंगे जब जैसे उसमें एक टूल है उसका बॉटम अप एस्टिमेशन का है, जो उसका एक आउटपुट है बेसिकली रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे पास एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, एंड आई एक्सपेक्टिंग कि उसमें आपके पास जो है वो 2 सवाल आएंगे, जैसे कि उसमें मल्टीपल टूल्स हैं, बट आई वुड से कि एनालॉगस एस्टिमेशन वर्सेस पैरामीट्रिक एस्टिमेशन आपको पता होना चाहिए, और आई एम कॉन्फिडेंट कि आपके पास जो है 3 पॉइंट एस्टिमेशन की कोई कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये बेसिकली फर्दर जो है वो 2 सवाल आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं हमारे पास जो 6.6 प्रोसेस है डेवलप स्केड्यूल, इसमें से आपके पास 2 सवाल जो है वो आएंगे। ऑल्दो इसमें मल्टीपल टूल्स हैं, मैं समझता हूँ कुछ टूल्स जो हैं वो आपको मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में हेल्प करेंगे कंट्रोल स्केड्यूल के अंदर, और मेनली यहाँ पर जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि क्रिटिकल पाथ कैसे मालूम करते हैं या किसी भी एक्टिविटी में फ्लोट कैसे जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, उस पर आ जाएगा। रिसोर्स लेवलिंग में जैसे रिसोर्स स्मूथिंग और रिसोर्स लेवलिंग का फर्क क्या है, स्पेशली क्रिटिकल थिंग स्केड्यूलिंग जब हम बात करते हैं तो उसको भी आप जरा देख लें कि उसमें फीडिंग बफर और पॉइंट बफर का फर्क क्या है, वो पार्किंसन लॉ को किस तरह से जो है वो यूज करता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको 11 सवाल जो है बताए हैं जो कि हमारे स्टेप नंबर 10 में हम एक्सपेक्ट करें कि आपके पास आएंगे, और ये प्लानिंग जैसे मैं बताया था टोटल 42 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 11 सवाल जो है वो ये। फिर हम स्टेप नंबर 11 में अपने लोगों से कहते हैं कि जनाब आप जो है वो पीएम वॉक का चैप्टर नंबर 11 जो है वो रिस्क मैनेजमेंट को देख लें। रिस्क मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो तकरीबन हमारे पास जो है वो 6 प्रोसेसेस हैं, और उन 6 में से 5 प्रोसेसेस जो है प्लानिंग में है। तो अगर मैं ये देखूं कि हमारे पास प्लानिंग में 42 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 11 सवाल जो है वो तो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट से हैं, और 9 सवाल जो है वो हमारे पास तकरीबन जो है वो रिस्क मैनेजमेंट से। तो टोटल आपके पास जो है यहाँ पे दोनों ही को अगर हम देख लें तो तकरीबन 20 सवाल हो जाते हैं। तो आउट ऑफ 42 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर हम स्टेप नंबर 11 की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट जो आपके पास 9 सवाल आएंगे, एक सवाल आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है पहला प्लान रिस्क मैनेजमेंट उसमें से आ जाएगा, स्पेशली जनाब जो उसका रिस्क मैनेजमेंट प्लान का जो आउटपुट है जिसमें हम बताते हैं टाइमिंग रिस्क को कैसे टाइमिंग की तरह रिव्यू करना है, बजट क्या है, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद सवाल आ जाएगा। फिर हम आइडेंटिफाई रिस्क है, स्पेशली आइडेंटिफाई रिस्क में हम उसके जो टूल्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस है, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस सब्जेक्टिव है, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में डिफरेंस क्या है, तो उसके हवाले से सब चीजों को देख लें। फिर क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में हम एक्सपेक्टिंग कि आपके पास बड़ी डिटेल आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली उसके टूल्स एंड टेक्निक को, जहां पर आपको जो चीजें अवेलेबल है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस है, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू है, डिसीजन ट्री है, तो उसके आपके पास जो है वो 2 सवाल वहां से आएंगे। फिर हमारे पास है फाइनल जो प्रोसेस है प्लानिंग के हवाले से वो है आपके पास रिस्क रिस्पांस प्लानिंग का, जिसमें हम ये कहते हैं कि जनाब आपके पास जो स्ट्रेटजीज फॉर नेगेटिव रिस्क मैनेजमेंट है, जैसे मिटिगेशन है या अवॉइडेंस है या ट्रांसफर है, उसको आप अच्छे से देख लें। एंड एक्सपेक्टिंग आपके पास मिटिगेशन का एक सवाल आ जाएगा उसमें से, और एक सवाल जो आपके पास स्ट्रेटजीज फॉर पॉजिटिव रिस्क मैनेजमेंट है उसमें सबके सवाल आएगा। और आप पढ़ेगा सब, मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगी, बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन है या जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके हवाले से मैं आपको यहाँ पे गाइड किया। फिर जो लास्ट स्टेप है जनरली अगर हम पढ़ने के हवाले से बात करें तो रोड मैप का जो लास्ट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 12। उसमें कहते हैं कि आप प्रोक्योरमेंट को स्पेशली जो उसके कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हैं और उसमें जो टूल्स हैं उसको अच्छे से देख लें। पहले कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो है हमारे पास पीएमओ 2008 तक जो है वो टूल्स में आता था, अब इन्होंने 2012 में उसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट का हिस्सा बना दिया उसमें है।
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जनाब वो कौन से कॉन्टेंट टाइप है और किस तरह से हम उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, उसको आप रिव्यू कर लेगा। तो इस तरह से मैंने आपको जो है वो टोटल 24 प्रोसेसेस में से जो है वो 6 प्रोसेसेस प्लानिंग में टाइम मैनेजमेंट के समझाया कि इनमें से किस तरह से 11 सवाल है कि 5 प्रोसेसेस जो है मैंने आपको बताया आपका रिस्क मैनेजमेंट में से, और एक प्रोसेस बताया मैंने प्रोक्योरमेंट का। तकरीबन ये 12 प्रोसेसेस हो गए आउट ऑफ 24 जो आपके एग्जाम में जो है आपके तकरीबन कोई 22 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए। बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो अगर आपको ग्रुप जब हम गो थ्रू कर ले तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा पहला प्रोसेस है डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, उसमें से आपके पास एक सवाल आएगा। फिर आपके पास है प्लान स्कोप मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपके पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान और स्कोप मैनेजमेंट प्लान आ रहा है, उसमें से भी एक सवाल आपका आ जाएगा। फिर हमारे पास बेसिकली है कलेक्ट रिक्वायरमेंट, जिसमें से आप एक्सपेक्टिंग के 2 सवाल आएंगे, दोनों टूल्स में से आएंगे। जैसे कि स्पेसिफिकली आप देखें फोकस ग्रुप और फैसिलिटेट का डिफरेंस क्या है, जो आपके पास ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक्स है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, एफिनिटी डायग्राम है, वो कब यूज होती है, कहाँ यूज होती है, उसको आप समझ लें। और इसी तरह आपके पास जो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक के यूनानिमिटी, मेजॉरिटी, प्लुरैलिटी, डिक्टेटरशिप में कहाँ यूज कर सकते हैं। 2 सवाल आपके पास करेक्ट रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे। फिर आपके पास बेसिकली है डिफाइन स्कोप, अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग 2 सवाल उसमें से आएंगे। एक सवाल आपका उसमें आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो आपके टूल में से आएगा, जैसे प्रोडक्ट एनालिसिस है स्पेशली उसमें से, और एक आपके पास जो है आउटपुट में से आएगा जनाब जो स्कोप स्टेटमेंट है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। तो अगर आप उसको देखेंगे तो वो हमें कवर हो जाएगा। फिर हमारे पास है जो है जनाब वो है क्रिएट डब्ल्यूबीएस। डब्ल्यूबीएस क्या होता है, डब्ल्यूबीएस का लोवेस्ट लेवल क्या होता है, डब्ल्यूबीएस 100% रूल क्यों फॉलो करता है और डब्ल्यूबीएस बनाने के तरीके क्या है। बेसिकली यहाँ से हम फिर मजीद जो है वो 2 सवाल एक्सपेक्ट करते हैं। फिर मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो 11 सवाल टाइम मैनेजमेंट के बता ही देंगे, कहाँ से आपके पास आ जाएंगे। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट आपके पास जो है बेसिकली यहाँ पे अगर देखा है तो 2 प्रोसेसेस हैं जो कि आपका कहलाता है, एक आपके पास कहलाता है एस्टिमेट कॉस्ट और एक कहलाता है डिटरमाइन बजट। दोनों में से हम जो है वो 2 सवाल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं अगर एस्टिमेट कॉस्ट की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि जो एस्टिमेट कॉस्ट की जो टाइप ऑफ कॉस्ट है, रफ ऑर्डर मैग्नीट्यूड, बजटरी, डेफिनेटिव, उसमें से एक सवाल आ सकता है आपके पास। और दूसरा जो उसके टूल्स हैं आपके पास एस्टिमेट कॉस्ट के, उसको आप रिव्यू करें। इसी तरह डिटरमाइन बजट में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट बेसलाइन, कि हम कैसे उसको एग्रीगेट करके सारी कॉस्ट लेते हैं। कॉस्ट बेसलाइन जो है वो बेसिकली कंटेन करता है प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स प्लस जो है आपके वो कंटीजेंसी रिजर्व्स को, उसको आप अंडरस्टैंड करने। और दूसरा आपके पास जो है कि फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन और जो बाकी दूसरे टूल्स हैं वो किस तरह से हम यूज करेंगे। तो ये हमने कॉस्ट के हवाले से जो है इसको देख लिया। फिर क्वालिटी ऑलरेडी मैं आपको एग्जीक्यूशन में बता चुका था कि आप प्लान क्वालिटी वाले को देख लें, सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। प्लान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हम एग्जीक्यूशन में देख चुके हैं, जिसमें हमारे पास 2 सवाल आएंगे। कम्युनिकेशन भी हम बेसिकली एग्जीक्यूशन में देख चुके हैं कि जनाब इसमें से जो है हमारे पास स्पेशली अगर आप चाहें तो कम्युनिकेशन चैनल का जो फॉर्मूला है n/n-1, दैट इज वन क्वेश्चन व्हिच यू विल सी इन एग्जांपल। जो कम्युनिकेशन मॉडल है या कम्युनिकेशन टेक्निक है या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसको आप रिव्यू करेंगे तो यू विल हैव टू क्वेश्चन। नंबर 11 ऑलरेडी मैं आपको स्टेप नंबर 11 के हवाले से बता चुका हूँ। फिर स्टेप नंबर जो आपके पास प्रोसेस नंबर वो है 12.1 प्लान प्रोक्योरमेंट, वो भी हम आपको गाइड कर चुके हैं। उसमें से मेनली आपके पास टूल्स में से या आपके पास हम इसको क्या करें परचेज कर लें या हम खुद डेवलप कर लें, वो एक टूल आप अच्छे से देख लें। और स्पेशली जो अपने प्लान प्रोक्योरमेंट में फोकस करनी है वो 2 चीज़ें फोकस करनी, एक उसके कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स की, दूसरा जो प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क है या आपके पास प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फाइनली आपके पास जो है स्टेक होल्डर में प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान और प्लान स्टेक होल्डर में जो आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर आउटपुट है आपके पास स्टेक होल्डर रजिस्टर, उसमें क्या फर्क है। और एंगेजमेंट लेवल्स या जो एनालिटिकल टेक्निक्स पीएमआई ने डिफाइन की उसको आप देख लें कि जनाब जो स्टेक होल्डर्स के एंगेजमेंट लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं और पीएमआई ने किस हिसाब से उसको डिफाइन किया। इस तरह से आप बेसिकली अपने 42 क्वेश्चंस ऑफ प्लानिंग को जो है कवर कर लेंगे। जो लास्ट स्टेप है आपका स्टेप नंबर 13 वो ये है कि जो हम आपको 3 सेपरेट जो है वो सिमुलेटेड टेस्ट देते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो हम हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम अपने पास एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं और वो हर स्टेप को परफॉर्म करते हैं, उसका रिजल्ट आता है। अगर आपके पास हमारे जो हमने आपको पूरे स्टेप में बताए हैं हर स्टेप में 70-80% आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाते जाइए। और फाइनली आपका काम ये है कि आप एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले यू मस्ट ऑफ डेज, तो मैं जनरल लोगों से कहता हूँ कि आप फ्राइडे की छुट्टी कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में जो है हमारे पास सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो आप फ्राइडे की छुट्टी कर लें। तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये वो 3 दिन होने चाहिए जब बेसिकली आपका जो स्टेप नंबर 13 है उसकी आप प्रैक्टिस करें और आप 4 घंटे बैठ के जो है वो एग्जाम को देख सकें, उसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। 4 घंटे रिजल्ट दे रहा हूँ, अगर आप समझते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो 70-80% आ रहा है, देन यू आर गुड टू गो फॉर एग्जाम। और अभी तक आई एम सेइंग विद अथॉरिटी विद कॉन्फिडेंस कि अभी तक जितने भी लोगों ने हमारे ये स्टेप्स फॉलो किए और हर स्टेप्स को जो है जैसा आपको बताया कि वो 70-80 नंबर टेकर आ रहे हैं, वो आज तक फेल नहीं हुए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू, अगर आप हमारे इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ ये कि आप एक सर्टिफाइड PMP हो जाएंगे, बल्कि आप अपने आप को इंटरनेशनली भी जो है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप यू एंजॉय
एंजॉय द होल वीडियो। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा पीएमपी का रोड मैप जो है वो समझा दूँ, और आई एम होपिंग कि आप इस पूरी वीडियो को, इस हमारी काविश को, इस एफर्ट को जो है वो सराहेंगे और अपने पीएमपी को जो है वो सक्सेसफुली अचीव करेंगे। थैंक यू।